नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। तो वक्त हो चला है बड़ी बहस का। सीएम योगी का फरमान बात लो समा। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी के मुखिया ने किसानों के धरने को लेकर सख्त रुख दिखाया। सीएम योगी ने आदेश दिया कि यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने को खत्म कराया जाए। मुख्यमंत्री का आदेश पाकर गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी किसानों से धरना खत्म करने की अपील करने पहुंचे, लेकिन भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। अफसर टिकैत को बनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने और समर्थकों के बीच पहुंच गए। अपने समर्थकों से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत ने भड़काऊ भाषण देते हुए समर्थकों को उकसाया। उन्होंने दो टूक कहा कि गोली चलानी है तो चलाओ, लेकिन धरना स्थल से नहीं हटेंगे। साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेला। वो अनशन पर बैठ गए और कहा कि जब तक गांव से पानी नहीं आएगा तब तक नहीं पिएंगे। टिकैत के इस भाषण के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण है। वहीं धरने को लेकर भारतीय किसान यूनियन दो गुटों में भी बटा नजर आ रहा है। एक और राकेश टिकैत धरने पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर उनके भाई और भाक्यू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने की अपील की है। बहरहाल इन सबके बीच सवाल है कि अपने भाई और भाक्यू अध्यक्ष नरेश टिकैत की अपील को क्यों नहीं मान रहे हैं राकेश टिकैत। क्या सरकार की कार्रवाई से डर गए हैं राकेश टिकैत? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं राकेश टिकैत का वो भाषण जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर आए। ये अत्याचार है किसान के साथ, देश के किसान के साथ ये नहीं होगा। अपने किसान को मैंने सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर उसका इल्जाम वो पूछेगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे माइक थोड़ा नीचे रखो। आगे क्या करोगे? वापसी होंगे जिस कॉज के लिए आए हैं, आंदोलन क्या होगा? आंदोलन जारी होगा। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। उनके 300 लोग यहाँ पे हैं। राकेश टिकैत आप रो क्यों रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? टिकैत जी आप रो क्यों रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो ये बताइए। नहीं कर किसान को तो आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसके बाद से सरकार लगातार एक्शन में है और जिस तरीके से एक एक करके तमाम संगठन अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, उसी दिशा में अब ये गाजीपुर का हाल है, जहां पर राकेश टिकैत ने ये कहा कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे।
तो अंत की ओर ये आंदोलन, और शायद ये आंदोलन अंत की ओर है और उसी से पहले की ये घबराहट है राकेश टिकैत की। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाकियों में दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां राकेश टिकैत ये बात कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, और इस ना सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि साथ ही भड़काने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। और ये कहा उन्होंने कि चाहे गोली क्यों ना चलानी पड़े लेकिन गोली भी चलाएंगे। अनशन पर बैठ जाऊंगा मैं, पानी तभी पीऊंगा जब मेरे गाँव से पानी आएगा। लेकिन उसके साथ अगर नरेश टिकैत की बात करें, जो कि भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कहा कि बिना बिजली पानी के आखिर कैसे आंदोलन चलेगा। तो दो फाड़, लेकिन अंत की तरफ यह आंदोलन, और शायद उसी से पहले की यह घबराहट है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र सिंह मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस से, और साथ ही मुजफ्फर खान, नेता सपा से, ये अभी हमारे साथ नहीं जुड़े और शायद ये आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सतीश प्रकाश, बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी यहाँ पर सीधा हरेंद्र सिंह मलिक, पूर्व सांसद कांग्रेस से हैं। हरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर, जिस तरह की अभी फिलहाल ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले नेताओं ने आरोप लगाया विपक्ष पर, कांग्रेस पर, कि ये सब उन्हीं की मिलीभगत है, उन्हीं के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये आंदोलन आज खत्म होने की कगार पर इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को हिंसा हुई, उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है रितु जी, इनको तो सरकार को हर जगह कांग्रेस दिखाई देती है। कांग्रेस किसानों के साथ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम भी किसान हैं। ये आंदोलन किसान संगठनों का था, जो जिनका कोई राजनीतिक दल से विशेष न कहीं से दोस्ती न काहू से बैर। जहां तक हिंसा की बात है, जो लाल किले की घटना हुई उसकी सब निंदा करते हैं, पर जो दीप सिद्धू है उसके जो फोटोग्राफ्स आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये भी प्रतीत होता है कि इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी और कहाँ लिखी, कैसे वो कुछ चंद लोगों को लेकर के वहां पहुंच गया, और उसके बाद उसके नाम की एफआईआर भी शायद सबसे बाद में हुई, जब आप लोगों ने, जब मीडिया ने ज्यादा मामले को उछाला, सोशल मीडिया पे भी उछला और वैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी। सिद्धू का उसने खुद का अपना लाइव जारी कर दिया। खैर, जो लाल किले को है उससे हर देश का, इस देश का हर नागरिक दुखी है, हम भी दुखी है, उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, पर साथ साथ सवाल या निशान भी खड़े हैं। कई लोगों ने, थोड़ा साफ शब्दों में आप बोलिए कि स्क्रिप्ट किसने लिखी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वो मैं सारी बात बता दूंगा। क्या कारण थे जब किसान नेताओं ने पकड़ करके 2 दर्जन आदमी दिए, जो अपने आप, जो वहां कभी कोई झंडा लेकर के जाते थे, कभी नारेबाजी करते थे, कुछ करते थे, और उनमें से किसी के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, दिल्ली पुलिस ने सभी छोड़ दिए। उसका क्या कारण था? और फिर ये सिद्धू कैसे लाल किले तक चला गया? किसान संगठनों की तो लाल किले की कॉलोनी थी, उस पर कोई नहीं बोला। लाल किले में जाकर के जो कार्रवाई हुई उस पर वो इतनी आसानी से कैसे हो पाई? आप सिद्धू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से लाल किला बहुत दूर है, बहुत जगह रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका गया? और देखे, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को मैंने इसी टीवी चैनल पर आपके जो लाइव चल रहा था, मैं देख रहा था, कुछ किसान जब पुलिस लाठी बजा रही थी वो हाथ जोड़ करके खड़े थे। मैं ये भी देख रहा था कुछ किसान के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी लाठी मारी है, वो भी हमें दिखाई दिया है। हमें दोनों बात दिखाई दी है। नांगलोई का मुझे जानकारी है, नांगलोई पर जब वो कांड हुआ, सारे किसान ट्रैक्टर लेकर के तयशुदा रूट पर जा रहे थे। कुछ 70-80 लोग थे जो लाठी डंडे लिए हुए थे, उन्होंने किसानों को पीटा और जबरदस्ती उन्हें दिल्ली की तरफ भेज रहे थे। क्या हम 70-80 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते? आपका इनपुट भी था, सरकार डिनाई नहीं कर सकती इस बात से। बार बार सरकार खुद कह रही थी कि वहां खालिस्तानी घुसे हैं, पाकिस्तानी घुसे हैं, किसान आंदोलन के आड़ में हिंसा हो सकती है। जब मुझे ये जानकारी है हिंसा हो सकती है,
तो उसके लिए हमने क्या काम करा? यानी कि हरेंद्र जी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन चाहता तो रोक सकता था इस हिंसा को, लेकिन शायद ये चूक उन्हीं की वजह से रही, आप ये कहना चाहते हैं यहाँ पर? देखिए मेरा बड़ा साफ मानना है, किसान संगठनों ने बताया था कि एक विशेष संगठन उनकी बात नहीं सुन रहा है और वो सीधा ऐलान कर रहा है लाल किले पर जाने का। उस विशेष संगठन की आज जैसा गाजीपुर में घेराबंदी कर रहे, उसकी घेराबंदी कर रोका जा सकता था। लेकिन हरेंद्र जी किसान भी तो ये बात बड़े ही सीना ठोक कर कह रहे थे कि जी कुछ नहीं होगा, अगर किसी ने भी किसी तरह की कोई भी हरकत करी तो उसको उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, आप हमें परमिशन दे दो। ऐसा है, किसान जो बात कह रहे थे, किसान नेताओं ने, आपने भी रितु जी देखा होगा, हाथ जोड़ते हुए किसान भी आपको दिखाए होंगे। और एक बात मैं बताऊं, जो हुआ दुखद हुआ, परंतु एक बात बताओ, अगर किसानों का इरादा गलत था तो 5-7 लाख की नफरी थी, ज्यादा की नफरी होगी। इतने लोगों की नफरी में अगर गलत इरादे से इतने लोग घुसेंगे तो और अनिष्ट हो सकता था। आप ये ना कहो कि किसान सारे समझ, हाँ कुछ लोगों ने, जो लोग ठीक है हरेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास इस वक्त हमारे साथ। हरेंद्र जी मैं लौटूंगी आपके पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भानु प्रताप सिंह, भाक्यू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्वागत है आपका भानु जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी भानु जी, आपने तो ऐलान कर दिया कि आप अब इस आंदोलन से अलग हो गए हैं, लेकिन अब ये क्या हो रहा है गाजीपुर में जब ये ऑर्डर दे दिया गया है कि अब खाली कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो चीजें सामने आई हैं वो वाकई में बड़ी शर्मिंदा करने वाली है। लेकिन अब ये सब क्या कहें इसको कि जब कोई दिया बुझने वाला होता है तो उससे पहले बड़ा फड़फड़ाता है, तो क्या ये उसी आंदोलन का रूप है कि ये खत्म हो रहा है तो अब इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है? ऐसा है, जब 26 तारीख को 26 जनवरी को ये देश के किसान संगठन बदनाम हो गए, लाल किले पे झंडा फहरा दिया, पुलिस को मारा, करी, तो हमने तो ये कहा था कि हम नहीं रहेंगे ऐसे माहौल में, हमने हटा लिया। और अब हम सबसे कह रहे हैं कि यदि अपनी मतलब मानवता रखना चाहते हो और पुलिस में हमारे बेटे भतीजे कौन है पुलिस में कोई पाकिस्तान का आदमी है, और ऐसे ही किसान है, तो उनमें लड़ाई नहीं चाहते हो तो सब अपने अपने बदनामी को दूर करने के लिए घर को जाओ और फिर बाद में कर लेना जो करना चाहो सो। और इस समय अपनी इज्जत बचाने के लिए हम नहीं कह रहे किसने किया, चाहे वो असामाजिक तत्व घुस गए हो उनमें, लेकिन बदनाम तो हुए किसान संगठन। अब किसान संगठनों को चाहिए कि अपने अपने घर चले जाएं, न पुलिस का नुकसान हो न अपने किसानों का नुकसान हो। ठीक, लेकिन भानु जी जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये बात कही है कि सरकार जिम्मेदार है, 26 जनवरी को जो हुआ प्रशासन जिम्मेदार है, और अब यहाँ पर जब सरकार हटाने की कोशिश कर रही है तो ये आरोप लगा दिया है राकेश टिकैत ने कि उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जितनी भी फोर्स तैनात है, बीजेपी तैनात है, वो सब उनको मारने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। ऐसा है, अब ये उनकी अकल की बात है, अब जैसा वो चाहे वैसा करें, हम उसमें क्या कह सकते हैं। पर हम तो ये कह रहे हैं उनसे कि वो हमारे लिए, तो हम उनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके साथ रहे थे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, इसलिए अपना कुछ भी सही अपना बालक ही समझ के उसको ये शिक्षा देते हैं कि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, अपने घर जाओ आराम से किसानों को ले जाओ। भारतीय मजदूर संगठन ने यह आरोप लगाया कि जो ट्रैक दिया गया था, जो रोड मैप दिया गया था, उसके अनुसार राकेश टिकैत नहीं चलना चाहते थे, लेकिन वो फिर भी चले, और इसी वजह से 26 जनवरी को जो हुआ वो कुछ देखना पड़ा, वो उसी का अंजाम है। आप तो साथ में थे, आपको पता ही होगा क्या कुछ रहा होगा। 72वां गणतंत्र दिवस था बता रहे हैं, और 72 में गणतंत्र दिवस पे और आगे 72 और आ जाए, कभी ऐसा नहीं होगा जैसा अब की हुआ है 26 जनवरी पे, और न होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, सब में पागलपनी आ गया है। तो ये गणतंत्र दिवस की जो बदनामी हुई है भारत की, पूरे विश्व में चली गई। अब इनको कम से कम थोड़ा अकलमंद बनना चाहिए, अकल आनी चाहिए। काहे के किसान नेता है ये। भानु जी मेरा सवाल एक बार दोबारा दोहराती हूँ मैं यहाँ पर। मैंने एक बात अभी आपसे पूछी कि भारतीय मजदूर संगठन ने ये बात कही है कि ये
रोड मैप जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था उस पर नहीं जाना चाहते थे राकेश टिकैत, और उस पर नहीं जाने की जिद की वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ा। अब क्योंकि आप तो साथ में रहे हैं तो आपको तो जानकारी होगी इस बात की, राकेश टिकैत चाहते थे या नहीं चाहते थे, कौन सा रूट उन्होंने अपनाया। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहा हूँ। न मैं एक भी दिन गाजीपुर बॉर्डर गया, न टिगरी बॉर्डर गया, न मैं उसको संधू बॉर्डर गया। मैं तो अपने चिल्ला बॉर्डर पे था, और चिल्ला बॉर्डर पे जो वहाँ पुलिस के अधिकारियों ने कहा है वो हमने माना है। पूरा शांत भी रहे, न उस परेड में कहीं नहीं गई। तो भानु जी, आज जो सब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? तो उसके जिम्मेवार अब उसके जिम्मेवार किन्हें बताऊं मैं आपको, है? नहीं, जब ये पूरी बात कही गई थी कि जी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, तब तो बड़ा सीना ठोक के ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही जा रही थी, आत्मविश्वास के साथ कही जा रही थी भानु जी कि जब ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, अगर इस तरह की कोई भी अनहोनी होती है तो हम उससे खुद भुगत लेंगे। अगर इस तरह के असामाजिक तत्व उसमें शामिल होंगे तो हम उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। हमारा रोड मैप जो रिटायर्ड ऑफिसर है उन्होंने तैयार करके दिया है, उसी हिसाब से चलेंगे। जवाब दे दिया। हेलो, हाँ जी भानु जी। अनुभवहीनता, जानकारी की कमी के कारण ये सब कुछ हो गया, और नहीं तो इस अरेड परेड की कोई जरूरत नहीं थी। अरे तुम किसान आंदोलन कर रही हो, अपनी मांगों को मनवा रही हो, क्या करोगे दिल्ली में परेड निकाल के? खामा। ठीक, चलिए भानु जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी विपिन जी, अब जो फिलहाल यहाँ पर चीजें हो रही हैं, मेरा एक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है बुझने से पहले। अब ये जो आंदोलन खत्म हो रहा है तो राकेश टिकैत की जो बेचैनी बार बार निकलकर सामने आ रही है, क्या उसी का नतीजा है? समझ गए हैं वो क्या बनता है? देखिए ऋतु जी, निश्चित बात है कि यहाँ पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि पहली बात कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी जब सरकार की तरफ से बिल्कुल प्रस्ताव आ गया था कि 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को हम स्थगित कर देते हैं। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि आप तुले बैठे थे कि आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही आपने ट्रैक्टर रैली निकालनी है। 25 तारीख को भी निकाल सकते थे, 27 को निकाल सकते थे, 28 को निकाल सकते थे, लेकिन आप लोग तुले बैठे थे। क्यों? और अंत में हुआ क्या? जिस चीज का डर था, अंदेशा किस बात का जताया जा रहा था कि ऐसे कुछ असामाजिक तत्व, देखिए यह बात निश्चित अपनी जगह दुरुस्त है कि यहां पर किसान अन्नदाता है, भोला भाला है, राजनीति से कोसों मील दूर है। वो कौन राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदेशा बिल्कुल वो जायज अंदेशा था। यहां पर किसी की भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, उसका अंदेशा जताना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, क्योंकि आप उसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। कि यहां पर सरकार की तरफ से एक अंदेशा यह था कि असामाजिक तत्व अगर इस किसान आंदोलन में आ जाएंगे तो यह आंदोलन हाईजैक हो जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। आपने कलंकित कर दी पूरे देश की छवि। क्या अभी भी ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि 26 जनवरी का क्या महत्व है? आज हमारा शर्म से सर झुक गया है। यहां पर लाल किले के प्राचीर के अंदर घुसकर आप दूसरा झंडा लहराते हैं। देखिए, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सबसे पहले आपका। यहां पर कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं वहां पर सब चीजों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, लेकिन यहां पर सब चीजों को ताक पे रख दिया गया। यहां पर कम से कम अब तो आप समझिए कि इतने समय तक, निश्चित बात है कि पूरा देश भी किसानों का सम्मान करता है। हम बेवजह नहीं बोलते जय जवान जय किसान। हम लोगों की, अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, पत्रकारों की बात करें, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हम लोग बोलते हैं, उस पर अमल भी करते हैं कि हम जवानों का भी सम्मान करते हैं, किसानों का भी। लेकिन अब आप खुद बताइए, आज जनता में आक्रोश नहीं है कि क्या वो भूल पाएंगे कि आपने 26 जनवरी के दिन, और मैं ये बात बिल्कुल बोलूंगा कि यहां पर सारे किसानों की बात नहीं कर रहे, कुछ असामाजिक तत्व जो आगे हैं जिन्होंने ये गणतंत्र दिवस के इतने महान पर्व को उसकी गरिमा को चोट पहुंचाई, तो यहां पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अब कम से कम एक सूझबूझ से, अपने एक सही संयम से समझना पड़ेगा कि क्या आपके हित में है। कि जब सरकार ने आपको आश्वस्त कर दिया कि एमएसपी को भी हम कानून में लेके आएंगे, बिजली को भी लेकर आपको आश्वस्त कर दिया था, पराली को भी लेकर आश्वस्त कर दिया था, और मंडियों को लेकर भी। और 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आपके कृषि कानूनों को लेकर आपको आपत्ति थी, उसमें अगर संशोधन की बात चल रही थी, उसके लिए सरकार तैयार थी। और सबसे बड़ी बात, आप चीनी सेना के साथ देखिए, वार्ता का जो दौर चल रहा है, आज तक वो चल रहा है।
अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। चीन की अतिक्रमण की जो चुनौती है वो आज भी बरकरार है, और ज्यादा वार्ता किसान भाइयों के साथ सरकार ने करी। यहां पर वो भी मद्देनजर रखिए आप बात को कि यहां पर किसको हक बनता है, किसको हक वो मिलता है कि आप देश की छवि को ताक पर रख दें। यह सवाल आज सबको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, अड़ियल व्यवहार यहाँ पर किसानों का रहा। हमारे साथ भानु जी जुड़े हुए हैं। भानु जी, मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछूंगी। अब जिस तरीके से अब आप पछता तो रहे हैं, लेकिन ये अड़ियल व्यवहार आखिर आपने क्यों दिखाया? सरकार तो लगातार वार्ता करती रही, तमाम दरवाजे खुले रहे, लेकिन उसके बावजूद जिद क्यों रही? और उसी जिद का नतीजा है आज जो हम देख रहे हैं। हमने अड़ियल रुपया नहीं अपनाया है, और हम उसके जो संयुक्त मोर्चा है उसमें शामिल हम अलग नेता हैं, स्वतंत्र फ्री भानु प्रताप। अड़ियल रवैया हमने नहीं कुना अपनाया, बिल्कुल हमने अपनाया, बागो जी नतीजा भोग रहे हैं। लेकिन सड़क पर बैठकर आंदोलन तो आप भी कर रहे थे ना? हाँ, आंदोलन हम अपनी मांगों को लेके कर रहे थे। वो तो हम अगर तो आप अड़ियल नहीं थे तो उठ जाते पहले है? अगर अड़ियल नहीं थे तो पहले ही उठ जाते। सरकार से बातचीत जब कर रहे थे तो बात मान लेते। हम हमारी एक बात बताओ, वो सरकार से बात कर रहे थे, हमें तो उस बात में शामिल भी नहीं कर रहे थे। ये हम तो अपनी अलग मांग कर रहे थे, किसान आयोग के गठन की। किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग में किसान रहेंगे, किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा। मैं ऋतु जी, अगर आप 10 सेकंड ये कर रही थी हम। ठीक बोलिए जल्दी। मैं ऋतु जी बस एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कहावत भी है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और अभी भी देखिए, अभी भी कम से कम जो नुकसान होना था देश की छवि को वो तो पहुंच चुका है। यहां पर अभी भी कम से कम अगर हम लोग सब एक होकर, राष्ट्र सर्वप्रथम मानकर, अगर हम अभी भी समझ जाते हैं कि यह निश्चित बात है कि आप लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप आवाज उठाइए, आपको आंदोलन करना है, बिल्कुल करिए। और आज तक हम लोग तारीफ कर रहे थे कि शांतिपूर्वक किसान भाइयों ने आंदोलन करा है, देश के अन्नदाता है, हम नमन भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वो उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी और स्वागत भी करना। अब कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिनेश जी, फिलहाल बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप तो राकेश टिकैत की तरफ से लग रहा है कि वो इस आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करवा रही है और साथ ही मारने की कोशिश कर रही है। तमाम फोर्स वहां पर तैनात कर दी है, और साथ ही अगर यूपी सरकार की बात करें तो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो ये कहा गया कि जब पहले से ही जानकारी थी कि ये हाईजैक हो सकता है, पूरा का पूरा परेड, ट्रैक्टर परेड, तो उसके पहले तैयारी क्यों नहीं की? यानी कि पूरी स्ट्रेटेजी थी यहाँ पर बीजेपी की। दिनेश जी, जवाब दीजिए। रितु जी, मैं पहले कांग्रेस से ही शुरू करता। हरेंद्र जी ने बहुत बातें। वो कांग्रेस पार्टी जो 6 दशकों तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक रही, जिसने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, किसानों को बर्बाद किया, और किसानों के नाम पर जरूर इनके वित्त मंत्री टेरेस पे करोड़ों की गोभी उगाने का कारनामा किए। किसानों के नाम पर राष्ट्रीय दामाद वाड्रा जी जरूर किसानों की जमीनों के औने पौने दामों पर खरीद कर सबसे बड़े किसान बन गए। आज वो बैठकर, जिनके शासन काल में स्वामीनाथन की रिपोर्ट तैयार होकर टेबल हो गई थी, उसको लागू नहीं कर पाए, वो बैठकर आज किसान हितैषी की बात कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है रितु जी, जब भी देश में विखंडनकारी ताकतें सामने आती है तो उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी सामने आती है। चाहे वो जेएनयू का प्रकरण हो, चाहे वो शाहीन बाग का प्रकरण हो, इनके नेता उस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, उन शाहीन बाग के साथ इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी जमीन को तलाशने का काम करते नजर आए। आज ये बैठ के कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी। अरे सरकार और पुलिस प्रशासन का शुक्रगुजार करिए रितु जी, आपने भी दिन भर चैनल पर अपने दिखाया। ये सरकार और पुलिस प्रशासन का संयम ही था कि आज 394 हमारे सिपाही पुलिस के जवान घायल अवस्था में हैं, उसमें कई तो आईसीयू में हैं। उन्होंने अपने ऊपर लाठियां खाई, उन्होंने तलवार की झालें झेली, लेकिन उन्होंने देश को बचा लिया। देश को बचा लिया, नहीं तो इनकी प्लानिंग क्या थी? इन अराजक दिनेश जी, एक मिनट। दिनेश जी, देश कैसे बचा? लाल किले पर जाके तिरंगा की जगह अपना झंडा लगा दिया, आप कह रहे हैं देश बच गया। पूरी दुनिया में किस तरह की हरकत, किस तरह का एग्जाम्पल सेट हुआ है 26 जनवरी के दिन? कितनी शर्मनाक ये हरकत है। आप कह रहे हैं देश बच गया, कैसा देश बचा? अगर समय आपने सबको दिया, उसका आधा समय भी 20 मिनट बाद तो आप मेरे पास आई, तो मैं वहीं आ रहा था। दिनेश जी, बड़े सवाल थे, मुझे आपसे पूछने हैं। रितु जी, मैं बिल्कुल पूछिए, मैं कहां कह रहा हूं, मत पूछिए, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं कह रहा हूं, जिन अराजक तत्वों को
धर्म ध्वज और राष्ट्र ध्वज में अंतर नहीं समझ में आया, और कुछ लोग बैठ के उसका समर्थन आज भी कर रहे हैं। और जिस आंदोलन की आप हमसे बात की है, जिस आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं नरेश टिकैत जी, तो उसके प्रवक्ता कैसे कह सकते हैं आंदोलन जारी रहना चाहिए? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती। हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात करते हैं तो प्रवक्ता कैसे दूसरी बात करेंगे? और अभी भानु जी जुड़े हुए हैं, भानु जी ने उस 26 जनवरी की हरकत को देखा जिसमें देश शर्मसार हुआ। आप मुझे बताइए, इनको 12 बजे का समय दिया गया था, गाजीपुर से इनको अपने ट्रैक्टर रैली को शुभारंभ करना था, लाल कुआं जाना था। वो 9 बजे ही, 12 बजे के इंतजार नहीं किए टिकैत जी, वो 9 बजे ही लाल कुआं की जगह वो लाल किले की तरफ चल दिए। ये अराजकता नहीं है? और दूसरी चीज जो आपने भी सवाल किया, कांग्रेस के साथी ने भी सवाल किया कि अगर सरकार के पास ये इनपुट था तो सरकार क्या कर रही थी? और सरकार जो आज कर रही है, जो कह रही धारा 144 लागू किया है गाजीपुर बॉर्डर पे, वो किसी इनपुट के तहत ही किया है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार किसानों की, क्योंकि इनके आंदोलन में इस तरह के अराजक तत्व शामिल है जिनकी पहचान ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो उनकी पहचान करके इनको अलग करना चाहिए था, नहीं तो पकड़कर इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। ठीक, दिनेश जी यहाँ रुक करेंगे चर्चा की तरफ। सतीश जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीएसपी लगातार ये बात बोलती रही कि सरकार को तीनों कानूनों को लेकर जो भी किसानों की मांग है वो मान लेनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसको लेकर लगातार बातचीत चलती रही। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, होल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, पूरा देश गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। और आज जब ये आंदोलन खत्म होने की स्थिति पर है तो अब किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। सतीश जी। नहीं, देखो रितु जी, देखो ऐसा लाल किले के ऊपर जो हुआ वो निंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून को लेकर के रोक लगा रहा है तो सरकार को ये सोचना चाहिए था ना कि कानून में कुछ खामियां हैं, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं तानाशाही व्यवहार कर रही थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। देखिए, मैं आपकी पूरी डिबेट को देख रहा था, दिनेश जी ने ये कहा, अंत में ये कहा कि धारा 144 जो अब लगा रही है सरकार, ये इससे पहले लगा सकती थी, तो ऐसी अनहोनी को बचा जा सकता था। विनय जी ने कहा कि जब चीन के दबाव है, अभी 2-3 दिन पहले आप तमाम मीडिया चैनल में देखेंगे कि चीन के ऊपर, चीनी सीमा के ऊपर दबाव है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भाषा है। और भानु जी ने कहा कि वो चिल्ला बॉर्डर के ऊपर जो बैठे थे, जिन्होंने इस किसान आंदोलन से अपने आप को अलग किया है, तो भानु जी ने ये कहा है कि मैं 3 कानून के खिलाफ नहीं हूं, वो तो किसान आयोग बनवाना चाहते हैं। तो ये सवाल है। और एक व्यक्ति जो है, अरे भाई भारत सरकार है ना, अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले के ऊपर भाषण देते हैं, तमाम कार्यक्रम करते हैं और उनके जाने के बाद लाल किले की सुरक्षा नहीं हटी, सुरक्षा वही है। अगर वो सुरक्षा कवच नहीं है तो सरकार के ऊपर सवाल है ना कि एक सरकार जो है तिरंगे की आन बान शान और लाल किले को अगर नहीं बचा पा रही है तो ऐसी सरकार का बने रहने का क्या अस्तित्व है? ये तो सवाल सरकार के ऊपर है ना। दूसरी बात, कल मैं आपकी डिबेट में भी शामिल हुआ था, उस डिबेट में ये बताया गया था कि पुलिस, जो घायल पुलिस के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। उनके हाथ किसने बांधे? उनको कौन व्यक्ति रोक रहा था? अरे वो जो सैनिक है वो राष्ट्र के प्रति शपथ लेता है, किसी पार्टी के प्रति शपथ नहीं लेता। अगर उसके हाथ बंधे हुए थे, अगर ऐसी घटना घट रही थी, देश के संविधान के प्रति वो समर्पित है, वो सरकार के प्रति समर्पित नहीं है। और देखिए, सुनिए, ये घटना जो घटी है इसको राजनीतिक रूप से मत लो, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी खराब हुई है। अगर 26 जनवरी के दिन अगर देश के कुछ तथाकथित लोग, वो बीजेपी से है, दीपेंद्र सिंधु कहाँ है, उनके फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ है या नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर एक ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर झंडा फहरा देता है तो सवाल है ना, पूरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपिन जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं है। मैं सतीश जी आपकी बात राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, सत्ता 5 साल के लिए मिलती है, लेकिन देश हजारों साल तक रहेगा।
ठीक मैं सतीश जी, धूमिल करने की एक नीति है। सतीश जी आपके पास सतीश जी, पहुंचूंगी। विपिन जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा सतीश जी, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने एक पहलू का जिक्र करा, मैं दूसरे पहलू का जिक्र करना चाहता हूं। जामिया में जब दिल्ली पुलिस गई थी वहां पर, तो वहां पहले सुन लीजिए, एक मिनट, नहीं सुन लीजिए, मैंने जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं। देखिए यहां पर एक अंदेशा यह भी जताया गया था, एक अंदेशा जैसे डे वन से जताया जा रहा था कि अगर असामाजिक तत्व अगर इस किसान आंदोलन में आ जाते हैं तो वो आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे। अभी आप खुद मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान की छवि को दाग लगा है। यहां पर सतीश जी सुन लीजिए, ऐसे चिल्लाने से नहीं, पहले मेरे विचार सुनिए। मैं विनम्र पूर्वक बोलना चाहता हूं आपको कुछ। दिल्ली पुलिस को सलाम करना पड़ेगा, मैं बड़े निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं। उन्होंने सत्याग्रह करा। आप देखिए कितने पुलिसकर्मी घायल है इस समय अस्पतालों में, कितनी महिलाओं को कैसे चोट पहुंची। क्या हम उसको नजरअंदाज करेंगे? उस बात को बताइए आप। उन्होंने सत्याग्रह करा। अगर सोचिए ऐसी नौबत आती कि वहां पर गोली चलानी पड़ती तो फिर वो क्या इल्जाम लगते, अरे ये जलियांवाला बाग दूसरा बन गया। तो यहां पर ये सोचिए सरकार का क्या दायित्व बनता है। इतने महान पर्व पे उन्होंने पूरा भरोसा जताया। वो आपकी बात अलग है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी, आपको इंटेलिजेंस पूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाल किले की पवित्र प्राचीर के अंदर कोई घुसकर दूसरा झंडा लहराएगा। यहां पर आप वो भी बात समझिए, यहां पर वो भी बात समझिए आप सतीश जी। उस बात को क्यों नहीं आप समझ रहे कि सपने में भी किसी ने सोचा था नहीं कि यहां पर लाल किले के प्राचीर के अंदर कोई आएगा। किले की बात करते हैं या तिरंगा की बात करते हैं? नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं तो आपको तथ्यों की बात कर रहा हूं। आपकी सिंपैथी बीजेपी की तरफ है। अरे बीजेपी की तरफ नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कमाल की बात है, मैं दोनों पहलुओं की बात कर रहा हूँ। किसने झंडा फहराया? मैं क्या बात बोल रहा हूँ? ठीक ऐसे तो हम कई बातें होंगी। विपिन जी, सतीश जी, मुजफ्फर खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सपा से। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मुजफ्फर जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि फिलहाल जो कुछ चल रहा है और जो किसान अब आरोप लगा रहे हैं, खासकर राकेश टिकैत की अगर बात की जाए कि जो सरकार है वो उनको वहां से जबरदस्ती उठा रही है, वो उनको जान से मार देना चाहती है, और साथ ही भड़का भी रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भैया गोली अपनी तैयार रखिएगा, गोली क्यों ना चलानी पड़े आपको, लेकिन यहीं बैठना है, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन यहीं बैठूंगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं, और ये सारी सरकार की साजिश है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी बात पर? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो जो कल हुआ देश में वो बेहद अफसोसनाक था। जवान हो चाहे किसान हो, दोनों को दांव पे लगाया केंद्र सरकार ने। वो जो जवान है, जो वहाँ पुलिस का जवान था, हमने देश में कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। जो लाल किले के ऊपर जो खंदक है उसमें किस तरह से हमारे जवान गिर रहे थे। तो ये जो सरकार है, ख़ास तौर से केंद्र सरकार के में जो बैठे हैं हमारे अमित शाह जी, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और देश के सामने उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि जो लोग लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकते, जो लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकते, वो सीमाओं की हिफाजत क्या करेंगे हमारी। आज का बड़ा सवाल ये है। और जहाँ तक सवाल किसान नेता राकेश टिकैत जी का है, वो आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं वो धरने पे, और कहीं ये नहीं देखा गया कि उन्होंने कोई ऐसी एक बात कही हो जो हमारे संविधान से हटके हो। जिस तरह से आज देश में हालात पैदा हुए हैं, किसान आंदोलन को लेके हम लोगों को उस बारे में भी चिंतन करना चाहिए। आखिर 10 बार आपने किसानों से बात की और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। जिस तरह से जामिया के अंदर हमने देखा और जेएनयू के अंदर हमने देखा कि जिन लोगों पर हमले हुए छात्रों के ऊपर ख़ास तौर से, और जो हमला करने वाले लोग थे वो भी सामने आ गए, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जो सरकार है वो आज भीड़ तंत्र वाली सरकार बन के रह गई है, केंद्र की सरकार। अफसोस की बात यह है कि ये लोग ना तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था बाबा साहब के, तो ना तो प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया अब तक, ना अमित शाह जी उस पर चुप्पी तोड़ रहे हैं। तो ये कि जो खामोशी है, वो खामोशी आखिर क्यों है? वो खामोशी उनकी सब कुछ जाहिर कर रही है, सारी चीजें बाहर आ रही हैं। मुजफ्फर की चूक सुरक्षा में थी, इस वजह से इस हद तक बात पहुंच गई। सरकार आश्वासन नहीं करा गया था, आश्वासन नहीं दिया गया था कि जो हमारी ट्रैक्टर रैली निकलेगी वो बड़े शांतिपूर्वक निकलेगी,
वो एक रूट पे निकलेगी? बस इस आप सवाल का जवाब देखिए, दीजिए। जिस व्यक्ति ने लाल किले पे झंडा फहराया, हाँ जी, उसकी तस्वीरें आज देश तो के औरों की भी सामने हो रही हैं, है, औरों देश की के भी आ रही सामने है, है, जांच तो का वो विषय है। जाहिर कर रही हैं कि चल क्या रहा है। ये देश अच्छी तरह से समझ रहा है, देश समझ रहा है कि किसानों को गुमराह किसने किया। एक किसान से किसी पत्रकार ने लाल किले पे पूछा कि साहब आप यहाँ कैसे पहुँच गए। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो दिल्ली के रास्ते देखे ही नहीं, जैसे जैसे ये लोग चलाते गए हम आगे आते चले गए। तो बहुत सारे किसान वहाँ पे जो आगे लीड कर रहे थे, जो सरकार समर्थक लोग थे, जिन्होंने इस सारी घटना को अंजाम दिया, तो उन लोगों ने उन किसानों को वहां पहुंचाने का काम किया। नहीं अब मुजफ्फर ये बात जी, तो यहाँ किसी मैं से आपको छुपी नहीं है। रोकूंगी क्योंकि टीम तो हमारी भी ग्राउंड पे थी और ये देखा कि वाकई कुछ लोग ऐसे थे जो सीधा ये कह रहे थे कि जी हमें लाल किले जाना है और झंडा फहराना है, हम इसीलिए घर से निकले ट्रैक्टर लेके। ऐसे भी लोग थे, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल ऐसे लोग थे। अरे फुटेज है, वीडियो है, सारे सबूत हैं। आज सवाल ये है कि जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, जिन लोगों ने आंदोलन को, जो ट्रैक्टर मार्च था उसको दिशाहीन किया, उनकी जांच कौन करेगा? उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मैं कह रहा हूं कि जिसने लाल किले पे झंडा लगाया वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? एक बड़ा सवाल है जिसने देश के सामने है। आप बताइए, जिसने झंडा लगाया, जिस नौजवान ने झंडा लगाया, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? चलिए, ये बड़ा सवाल है। दिनेश जी और इसके पीछे सारी चीजें छुपी हुई हैं। सवालों के घेरे में इस वक्त बीजेपी, केंद्र सरकार, यूपी सरकार की आखिर इतनी बड़ी चूक कर कैसे दी? कोई कैसे लाल किले में घुस गया? जब सारी जानकारी थी तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्यों मजबूत नहीं रखी? आप फेल रहे किसानों को मनाने में, इसलिए इस हद तक बात पहुंच गई। रितु जी, निवेदन है कि मैंने सबको ध्यान से सुना, किसी के बीच में बोला नहीं, तो मुझे भी कृपया करके लोग उत्तर देने देंगे। एक तो मुजफ्फर जी के मुझे इस बात पर बेहद आपत्ति है, उन्होंने कहा कि जो लोग लाल किले की हिफाजत नहीं कर पाए वो देश की हिफाजत क्या करेंगे? ये हमारे सेना और हमारे पुलिस के सरकार की बात है। यहाँ सरकार की मंशा पे सवाल है, यहाँ सरकार की मंशा पे सवाल है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब लाल किला सुरक्षित नहीं तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे हो जाएंगी? आप बताइए। देश की सुना कि नहीं? मैं भी आपके बीच में बोल सकता था। आप यहाँ सेना को बीच में मत लाइए। सेना मैं सैल्यूट करता हूँ उन पुलिस के नौजवानों को जिन्होंने संघर्ष किया, वहां जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई उन्होंने। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और थी, वो खुल गई, वो सामने हो गई। देखिए, सरकार बेनकाब हो चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। दिनेश जी को बोलने दीजिए। मुजफ्फर जी, दिनेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हमारे वीर जवानों के ऊपर सवाल उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, अरे ये पाकिस्तान से नहीं आए हमारे पुलिस के जवान, ये किसानों के ही बेटे हैं। वो वही जो आप चाह रहे थे। मेरे देश का जो किसान है, उस किसान का बेटा ही जवान है। आप ये भूल रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि जो किसान है उसी का बेटा जवान है, जो सीमा पे हमारे देश की हिफाजत कर रहा है, जो पुलिस में भर्ती हो रहा है, वो किसान का बेटा है। आपने बाप बेटों को जो है वो मुश्किल में डालने का काम किया है। आपने बाप बेटों को मुश्किल में डालने का काम किया है। सतीश जी, मैं आऊंगी। मुजफ्फर जी जरा शांत रहिए। दिनेश जी आप जवाब दीजिए। सतीश जी, दिनेश जी के बाद आपके पास आऊंगी। सतीश जी, दिनेश जी बोलिए। मैं जाऊं 20 सेकंड में जवाब दे दूंगा, लेकिन बीच में ना बोले ना। मेरा सिर्फ अनुरोध है कि देखिए ये लोग। रुकिए हरिंद्र जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। बस दिनेश जी को जवाब देने दीजिए, आपके पास ही आऊंगी। दिनेश जी मेरे पास आए कब थे? इन्होंने 100 आरोप लगा लिए दिनेश जी ने हम पे। नहीं, बिल्कुल आप ही जवाब दीजिए। दिनेश जी बोलिए, 1 मिनट में बात खत्म कीजिए। लगता है दिनेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, नेटवर्क चला गया शायद उनका। बोलिए हरिंद्र जी। देखिए, ऐसा है रितु जी, अभी दिनेश जी जो बात कह रहे थे कि यहाँ बैठ करके कांग्रेस के लोग कहते हैं, इन्हें ये जानकारी नहीं कि कांग्रेस का जो आदमी यहाँ बैठा है, जितना हम किसान के बारे में उत्तर प्रदेश की असेंबली और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में लड़े और सड़कों पर लड़े, अगर उसको गाथा लिखी जा तो इनके वजन से ज्यादा हो जाएगा वो कागज। ये इस तरह के व्यक्तिगत आरोप तो ना लगावे। मैं राजनीति में ही 44 साल हो गए, सीधा संघर्ष आया हूँ। और जहां तक राकेश टिकैत की बात है,
राकेश टिकैत ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उसने सबको शांतिपूर्वक हाथ जोड़ जोड़ करके भी रोका, जैसा हम टीवी चैनल पर देख रहे। और यूनियन ने कहीं आंदोलन जो ये सरकार के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट थी, मैं आपको सीधा बताऊं, और ये आंदोलन को तोड़ना चाहते थे। इन्होंने ये इसी तरह आंदोलन तोड़ा। मुजफ्फर भाई जो कह रहे थे, जो पिछली घटनाएं जामिया में हुई हो, ये जेएनयू में हुई हो, उनमें कोई गिरफ्तारी आज तक ये नहीं कर पाए। ये जानबूझ करके केवल एक ही बात कहते रहेंगे सारे लोग कि तिरंगा 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 तो वही लहरा रहा है। तिरंगे की आन बान शान में तो हम लोग भी उतना ही आगे लड़ते हैं, इनसे ज्यादा लड़ते हैं। जब ये अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, हम जंगे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात इनकी कहनी गलत है। ये निश्चित रूप से इन्होंने आंदोलन तोड़ा है। किसान संगठनों ने बार बार कहा है कि भाई ये एक संगठन ऐसा है जो घोषणा करता है हम लाल किले पर जाएंगे, ये उस संगठन को रोक सकते थे। दूसरा, इन्हें गलतफहमी होगी कि जनता को बहका लेंगे 11 बार। यानी कि हरेंद्र जी आपका आरोप है कि सरकार ने सुना नहीं, सभी संगठन की बात नहीं सुनी। सरकार ने ही ये किया है, सरकार ने करा है आंदोलन को बदनाम करने के लिए, सरमाएदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, देश के आम नागरिक को बर्बाद करने के लिए, और किसान के काले कानून जो किसान के लिए लाए ये बरकरार रखने के लिए, ये आंदोलन तोड़ने के लिए किया है। इससे बड़ा काम और राकेश सही कह रहा है कि आज ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं मुजफ्फरनगर गांव में बैठा हूं। गांव में इतना गुस्सा है, अगर ये राकेश टिकैत के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये एक एक करके कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर जा नहीं सकते क्योंकि वहां यानी कि हरेंद्र जी आपका कहना है राकेश टिकैत जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं राकेश टिकैत जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरी बात को देखो, अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के आप कहलवा नहीं सकते। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि आप इनको ये करना पड़ रहा है, ये बात आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। दमनकारी नीति अपना रहे हैं सरकार, दमनकारी नीति अपना ही रही है। नहीं, दमनकारी कैसे? दमनकारी कैसे? देखिए, जब जन समर्थन प्राप्त होता है किसी आंदोलन को तो वो मजबूत होता है। आज देश की जनता इस आंदोलन के साथ नहीं है। रीतू जी मुझे एक बात बताओ, आप इतने दिन से पत्रकारिता में है, सीनियर हो गई हो तो ये बताओ, कभी ऐसा हुआ करे कि बीजेपी का विधायक वहां 100 लोगों को 200 लोगों को लेकर पहुंच जा, काउंटर नारे लगाने लगे? आप सिंधु बॉर्डर पर लोगों को भेज रहे, 40 गांव में से जाइए जाकर के साथ जातीय संघर्ष बनाइए। आप किसान को जाति बांट रहे हो, आप उनसे वार्ता करिए, क्या जिद है? हरेंद्र जी एक मिनट जरा एक बात बताइए, 50 बार बात कर ली किसानों से, आप फिर भी कह रहे हैं कि किसानों की सुनी नहीं। आज सुबह से बात चल रही है, सुबह से बात चल रही है। अगर जबरदस्ती उठाना होता तो कब का उठा देते? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बात इस सरकार में करने का अधिकार केवल दो आदमियों का है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय हरेंद्र जी। अगर सरकार को दमनकारी नीति अपनानी होती ना तो अभी राकेश टिकैत वहाँ बैठे नहीं होते। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सबूत कि राकेश टिकैत वहाँ बैठे नहीं होते अगर दमनकारी नीति वाकई सरकार ने अपना ली होती। सुबह से बैठे हुए बात कर रहे हैं, नोटिस दे दिया है, जनता पे छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान के दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए दीप सिंधु को उन्हें दीप सिंधु उसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, आप उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो किसी के साथ भी हो सकती है, उसके आधार पे आप किसी पे नहीं पहुंच सकते। एक मिनट, दीप सिद्धू तो खुद कह चुके हैं मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो पता नहीं किन किन किसान नेतृत्व के जो नाम आ जाएंगे सामने। ये बात तो दीप सिद्धू ने खुद ने बोली है ना। अगर आप उनके बयान को लेकर ये बात कह रहे तो उन्होंने भी ये बात बोली है। सिद्धू का इशारा तो इन्हीं की तरफ है कि मेरा मुंह न खुलवाओ, नहीं तो मैं बता दूंगा मैं देशद्रोही हूँ या इनका सिपाही हूँ। सिद्धू ने जो कहा क्यों नहीं पकड़ा? चलिए ठीक है दिनेश जी जवाब दीजिए यहाँ पर तमाम आरोप हरेंद्र जी की तरफ से कि वो जिनकी फोटो इतनी वायरल हो रही है और अब वो वीडियो जारी करके ये बात बोल रहे हैं कि मुंह ना खुलवाइए हमारा। अरे वो आंदोलन तोड़ने के लिए भेजा इन्होंने और दमनकारी नीति तो पढ़ाई रहे, कभी बिजली काट। दिनेश जी आपको मेरी आवाज सुन पा रही है? पहले का मठे में आए थे दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कि शादी में आए थे, लगता है मेरी आवाज नहीं दिनेश जी तक पहुंच गई। हरेंद्र जी तैयार हो गए थे। हरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। सतीश जी पहले मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि अगर सरकार कोई एक्शन लेती तो पहले ले लेती, धारा 124 लगा लेती। जब सारे किसान आ रहे थे तो आंसू गैस के गोले छोड़े थे ना रोकने के लिए,
धारा 144 नहीं लगाई, लेकिन कोशिश की ना रोकने के लिए, नहीं रुके। चलो सरकार ने मान ली बात, दे दी जगह, लेकिन उनको क्या पता था कि आज ये हाल हो जाएगा। फिर अगर तब किसान यहाँ पर सरकार कुछ तगड़ा एक्शन ले लेती, धारा 144 लगा लेती, तो तब ये बात होती कि भैया देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, इसके साथ इस तरह का सलूक कैसे हो सकता है। और आज आप कह रहे पहली धारा 144 लगा लेते, जो आज लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। अब किसानों की मांग मान लेते, कुछ भी नहीं था। प्रवक्ता ने कहा, देखिए अगर आंदोलन ना होता तो देश आजाद थोड़ी होता। आज आप काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, कल आप गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे, आज आप जो अडानी और अंबानी के गुलाम हैं, उद्योगपतियों के गुलाम हैं, ठीक है ना। अगर आंदोलन ना होता, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और आंदोलन करने का भी अधिकार है। गांधी जी ने आंदोलन किया तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में आप आजाद हुए, और अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकार तानाशाही नहीं हो सकती, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर जो कानून बना है उस कानून से अगर किसान सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी बात कह रहा है, तो सरकार को ये बात माननी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी बताई है, तो ये सरकार के लिए शर्म का विषय है। और जो सरकार जो है ना, देखिए सुनिए, ये लाल किला और तिरंगे की शान को बचाना जो सरकार में रहेगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये विपक्ष का काम नहीं है। अगर किसान के कुछ तथाकथित लोग अगर इस बात को चैलेंज कर देते तो सरकार का भी एक व्यवस्था सिस्टम होगा ना, सरकार के लोग भी होंगे ना, तमाम खुफिया एजेंसी होंगी ना। अगर उनके पास ऐसा इनपुट नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसी सरकार जो लाल किले की सुरक्षा ना कर पाए। नहीं सतीश जी, लेकिन जो किसानों ने किया क्या वो ठीक है। चलिए, किसानों ने जो किया, आप एक तरीके से उनको डिफेंड कर रहे हैं ना। किसानों ने नहीं किया, दाता के साथ कुछ सख्ती होती है तो भी इल्जाम लगते। आप किसानों को छोड़ के लिए करा गया है। देखिए देश का जो हमारा किसान है उस पे क्या अत्याचार हो रहे हैं। जंगल में नहीं हुआ, जहाँ हम ये मानते हैं क्या वहाँ संवेदना दिखानी नहीं चाहिए थी? अगर पुलिस ने सत्याग्रह कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पुलिस ने सत्याग्रह करा और शांतिपूर्वक, भारत सरकार जो देश की राजधानी है, यहाँ तो ये चर्चा होनी चाहिए कि विश्वासघात किसने करा। कि यहाँ पर आपने जब बोला ट्रैक्टर रैली का और फिर लाल किले की प्राचीर के अंदर घुसे, वो जांच का विषय होना चाहिए। लाल किले की प्राचीर के अंदर तो सिद्धू आया, सिद्धू देखिए जांच का विषय, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब मामले की तह तक जाया जाएगा। उसको कौन, पहले हम लोग कौन होते हैं निष्कर्ष पर पहुंचने वाले? हम तो यहाँ पर आज चर्चा ये होनी चाहिए कि हमारे देश की गरिमा को चोट लगी है, हमारे देश की गरिमा को चोट पहुंची है। कम से कम अब तो हम लोग एक हो जाए। इसके सरकार से संपर्क है, आप बताइए ना, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपको लगता है गुजरात में व्यापारी पैदा होते हैं? इस देश की 70% आबादी। नहीं, एक मिनट हरेंद्र जी, आप इतनी देर से बोल रहे हैं कि दीप सिद्धू, क्या दीप सिद्धू वहाँ अकेले ही मंडरा रहे थे? क्या अकेले ही थे क्या दीप सिद्धू? अरे भाई, एक बात सुनो, मतलब वहाँ इतनी संख्या में लोग थे। सब लोग पीछे आ गए। सिद्धू अपने साथ लोगों को लेकर के गया। सरकार चलिए ठीक है, एक मिनट, वक्त कम है। फाइनल कमेंट में यहाँ पे लेना चाहूंगी। मुजफ्फर जी आपके पास आऊंगी, बहुत देर हो गई आपके पास नहीं आ पाई। आप बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। फिलहाल देखिए, तमाम विपक्ष पार्टी ने ये आरोप लगा दिया, कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीएसपी की बात की जाए, कि भाई सरकार की कमी। फिलहाल जो राकेश शिकायत कर रहे हैं क्या वो ठीक है? सीधा कह दिया कि यूपी सरकार यहाँ पर दमनकारी नीति अपना रही है, सुबह से मनाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि हट जाओ यहाँ से, लेकिन हटने का नाम नहीं हो रहा। अब एंड में आके ये मेलोड्रामा। रितु जी, एक तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रात जो गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे किसान ठहरे हुए हैं तंबुओं के अंदर, वहाँ पुलिस के जवानों ने जाके उन पर लाठीचार्ज किया रात में 3 बजे सोते से। अब ये बताइए कि ये सरकार का जो तानाशाही रवैया नहीं है तो और क्या है? अभी इस समय जब हम स्टूडियो में बैठे हैं तो NH-24 बॉर्डर पूरी तरह से बंद है जनता के लिए, वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस खड़ी हुई है। किस लिए? तो हमको ये लगता है कि ये जो सरकार है अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है और ये तानाशाही जो है वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। सरकार बेनकाब हो चुकी है, भीड़ तंत्र वाली सरकार है रितु जी। आप देखिए जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर उस नौजवान ने गोली चलाई थी जिसको पुलिस ने पकड़ा था, पिछले साल की बात है,
उसको बीजेपी ने अपने संगठन में शामिल कर लिया। उस पर आज तक कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो एक दिन के लिए जेल नहीं गया। तो भीड़ तंत्र वाली जो सरकार है, वो भीड़ तंत्र हमें देखने को मिली 26 जनवरी के दिन, जब हमारा देश पूरा शर्मसार हुआ, लाल किले के प्राचीन पे लोग चढ़ गए और हमारा पूरी दुनिया के सामने सर झुका है केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। क्योंकि समय खत्म हो गया है। देखिए, अब तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि देश में अमन शांति रहे, क्योंकि चुनौतियों का भरमार है यहाँ पर, और तिरंगे की आन बान शान के लिए हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए और कम से कम अब एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि जब किसी आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त होता है तो वो मजबूत हो जाता है, लेकिन जन समर्थन जब हट जाता है तो सरकार के लिए स्थिति कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और फिलहाल ये आंदोलन उसी राह पर है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।